मौर्य काल का पहला प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य। इसकी ओरिजिन उत्पत्ति के बारे में पता नहीं। ब्राह्मण कहते हैं शूद्र वंश का था, मुरा नाम की दासी से पैदा हुआ था। लेकिन बौद्ध कहते हैं कि नहीं, मौर्य नाम का एक क्षत्रिय क्लैन है गोरखपुर एरिया में, तो ये लोग बेसिकली क्षत्रिय थे। सर ये मौर्य वंश यहीं के थे इंडिया, मतलब थे तो यहीं के, थे तो यहीं के। लेकिन इसकी जैसे जो मायावती है, आम घर की महिला थी, तो इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है ना कायदे का। स्कूल की राहुल गांधी का पूरा रिकॉर्ड है, राजा घर के हैं। लेकिन जिसको तुम समर्थन करोगे वो तुम्हारी तारीफ करेगा, जिसका विरोध करोगे वो विरोध करेगा। तो इन लोगों ने किसको समर्थन किया? मौर्य वंश ने जैनियों को, बौद्धों को। इस आदमी की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, 4 बड़ी उपलब्धियां लिख लो। पहला, 303 बीसी की संधि, ट्रीटी ऑफ 303, किसके साथ? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के बाद उसका उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर। इससे युद्ध हुआ और 303 की संधि। सेल्यूकस ने इसे गिफ्ट में क्या दिया? काबुल, गजनी, कंधार, हेरात। क्या दिया सर? काबुल, गजनी, कंधार, हेरात। यानी अब मगध की सीमा कहां तक पहुंच गई? चलो, यह मगध, यह बिहार, मगध। अब मगध की सीमा पहुंच गई यहां तक। यहाँ वो पूरा कब्जा कर ही चुके हैं। ये पूरा इलाका वो कब्जा कर चुके हैं। ये सब उनके कब्जे में है, ये सब उनके कब्जे में। ये बचा था, कब्जा हो गया। तो सर संधि हुआ तो युद्ध नहीं ना हुआ था, बस ऐसे ही संधि हो गया। युद्ध हुआ उसके बाद संधि हुआ। वही ना। और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी की शादी की चंद्रगुप्त से। मेगास्थनीज नाम का राजदूत रखा उसके दरबार में। तो पहला काम ये रहा। दूसरा, संपूर्ण भारत पर आधिपत्य। संपूर्ण भारत, डोमिनेंसी ऑन एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। संपूर्ण भारत देखो, संपूर्ण भारत पर आधिपत्य, डोमिनेंसी ऑन एंटायर, जिसमें भी दक्षिण के कुछ भाग तो नहीं, तुम बस इंडिया लिखो, सब आ गया उसमें। संपूर्ण आधिपत्य कहा है मैंने, कब्जा नहीं कहा है। डोमिनेंसी, मैं कब्जा नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा उसने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। ठीक, एग्जाम्पल, प्लूटार्क कहता है कि वो 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को लौट रहा था उससे। 6 लाख उसमें सियाटी में दिया। थर्ड, प्लूटार्क ग्रीक वो है लेखक, इसने कहा है कि 6 लाख की सेना लेकर चंद्रगुप्त ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। तीसरा, सुव्यवस्थित प्रशासनिक, सुव्यवस्थित और सशक्त, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। प्रशासन, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सुव्यवस्थित और सशक्त प्रशासनिक संरचना।
व्यवहारिक विदेश नीति, व्यवहारिक विदेश नीति, प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी, प्रैक्टिकल। अब सेल्यूकस हार गया तो इसको मध्य तक चले जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया, क्योंकि ये पता है कि हमारी साइंटिफिक सीमा यही है, इसके बाहर जाने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। चौथा, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। किसने गद्दी में बिठाया? चाणक्य ने। तो इसे किसको सपोर्ट करना चाहिए? ब्राह्मणिज्म को। लेकिन अंतिम जीवन के समय इसने जैन धर्म का वर्ण किया। देख लो, जैन धर्म का वर्ण किया और संलेखना किया मैसूर में। वर्ण, एक्सेप्टेंस ऑफ जैनिज्म एंड परफॉर्मिंग संलेखना। जैन धर्म का वर्ण किया और संलेखना। संलेखना मतलब फास्ट एंड टू डेथ। स्वेच्छा से शरीर का त्याग, स्वेच्छा, स्वेच्छा से शरीर का त्याग। इसके बाद कौन बैठा गद्दी पे? बिंदुसार। बिंदुसार। दो उपलब्धि, विदेशी संबंधों को मजबूत किया, विदेशी संबंध, स्ट्रेंथनिंग ऑफ फॉरेन रिलेशंस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ फॉरेन रिलेशंस। किन दो कंट्री के साथ? सीरिया और इजिप्ट। विदेशी संबंध को मजबूत किया। उस समय सीरिया का कैसा कंडीशन था? बहुत क्लास बना मतलब ये डिफरेंस के हथियार का असर है नहीं क्लास बना क्लास। सीरिया और इजिप्ट। सीरिया का राजा कौन था? एंटियोकस I। एंटियोकस, एंटियोकस I। इजिप्ट का टॉलमी, टॉलमी फिलाडेल्फस। टॉलमी फिलाडेल्फस। पूरा नाम है सर? हाँ, बनवारी लाल पहाड़ है। आजीविकों को संरक्षण, पैटर्नेज टू आजीविकास। आजीविकों को संरक्षण, पैटर्नेज टू आजीविकास। आजीविका संप्रदाय का संस्थापक कौन? माँ से नाम है? नहीं सर, वहाँ वो ज्यादा प्रेशर डालने से ना भूल जाओ। सूर्य ने भाग से पीछे मार दिया है। नहीं याद आ रहा, ज्यादा याद करेंगे तो टच नहीं होगा। नहीं तुमको ठंडा लग रहा है? तुम पीछे चले जाओ। जुकाम बहुत ज्यादा है, यहीं आगे बैठी थी तो मुझे खतरा लग रहा। मक्खनी कोश है।
अरे गलत तो गलत है, उच्चारण क्या। और बिंदुसार ऑप्शन रहता तो सही। और इनका दर्शन क्या था, नियतिवाद। नाम क्या बोले, नाम मक्खली मक्खली गोसल। इनकी फिलॉसफी क्या थी, नियतिवाद। ये कहते थे सब कुछ भाग्य, कर्म करने से कुछ नहीं होता। नाम है संस्थापक। फिलॉसफी क्या है, नियतिवाद। बिंदुसार के दरबार में इसके जो सबसे बड़ा संत था उसका नाम था पिंगलवत्स। इसने भविष्यवाणी की थी कि अशोक एक दिन बड़ा महान सम्राट बनेगा। अरे बिंदुसार ने कहा बहुत लफंगा है, तुम झूठ बोल रहे हो, इतना बनेगा। इसके बाद जो हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा वो तो खैर अशोका द ग्रेट। अशोका द ग्रेट बनने के लिए बस एक ही चीज चाहिए, और कुछ चाहिए अंडरस्टैंडिंग। बस जिसको ये आज तक समझ नहीं आया कि सारे धर्म समान है, वो क्लर्क और चपरासी से ज्यादा नहीं हो पाए। और कोई जरूरी नहीं सबको समझाना, ना समझा पाओगे। जिसको ये समझ में नहीं आया कि स्त्री को इज्जत देनी है, मतलब हम देखते हैं आज भी हमारे समाज में स्त्री को दबाना एक शौर्य का प्रतीक माना है। मान लो तुम्हारा लोग खड़ा है, मेरी वाइट शर्ट का ब्लू शर्ट पहनो, उतारो वाइट पहनो जी, वाइट पहनो, तो बड़ा हेय दृष्टि से लोग देखते हैं। लेकिन लोगों की सुनोगे तो बर्बाद हो जाओगे। 90% लोग क्यों मर रहे हैं? लोग, और लोग तुम्हारी हर बात में कमी निकालेंगे, यही लोग हैं। एक बाप बेटे घोड़े बैठ के जा रहे, लोगों ने कहा कि देखो कितना जालिम, दोनों बैठे, तो बाप उतर गया। फिर लोगों ने कहा देख लो लड़का कितना बदतमीज है, बुढ़ा बाप पैदल चल रहा है, घोड़ा बैठा, तो बाप को बैठा के बेटा उतर गया। फिर लोगों ने कहा देखो बुढ़ापे में सठिया गया, छोटे बच्चे को पैदल चलाना, दोनों उतर गए। लोग ना कितने जाहिल है, घोड़ा लेके पैदल चल रहे हैं। विकास भाई गाना जरूर सुनाइए। बताओ बहुत परेशान बैठे लोग।
हम जिनके यहाँ बैठे थे, तो जब वहां से निकले तो इन लोगों ने हमसे कहा कि यार उसी घर में बैठ के उसी पे यहाँ रहते, यही तो आर्ट है। गाली नहीं दे रहे, बात ऐसे ठीक चल रही है। कम से कम आप जहाँ बैठते हैं, जिसके घर में खाता है, तो उसकी दर्शन को सपोर्ट करते हैं। आप सपोर्ट ही नहीं कर पाए, अपनी दबाएं, ऐसे नहीं, ऐसे होता, ये होता है। अगर तुम हमारे बहुत सारे वीडियोस देखोगे ना, तो समाज से एकदम अलग हटकर मैं चीजों को समर्थन करता हूँ। बहुत नाराज होते लोग मेरे ऊपर, लेकिन लड़के बहुत खुश हैं। और सबसे ज्यादा सिलेक्टेड सब कर ही क्या लोगे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जीवन में ड्रामा मत करो, अपने साथ, दूसरों के साथ तो करना पड़ेगा, अपने साथ मत करो। पढ़ने का मन नहीं करता तो एक दूसरे को बगल बैठ के परेशान होता। नहीं, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ। कल से बाबू तुम बीच में बैठ जाते रहे इन दोनों के, तो ये पकड़ में ना आए, ये पता है गलती कर जाती है कि जैसे मेरी निगाह जाती है अलर्ट हो जाती है, इसलिए पकड़ जाती है। अगर नॉर्मली बदतमीजी करते रहे तो किसी को पता ही ना चले। अब ये नौसिखियां इस खेल में, ये क्या करती, जैसे हम बता रहे ऐसे सीधे हो जाती, तो हमारे खेल में तो अच्छा है। हिंदुस्तान का जो आधारभूत सिद्धांत है वो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और ये क्यों है यूनिटी इन डाइवर्सिटी? ज्योग्राफी की वजह से। बंगाली हिंदू और गुजराती हिंदू में फर्क है, खान पान में, कपड़े में। उसकी वजह क्या है? ज्योग्राफी। कश्मीरी मुसलमान और तमिलनाडु के मुसलमान में फर्क है, ज्योग्राफी, कपड़े में। तो फिर एकता क्यों है? इकोनॉमिक इंटररिलेशन। साउथ से नमक आता है, मसाला आता है, ये नॉर्थ इंडिया वाले उसी को बेचकर पैसा कमाते हैं। तो ज्योग्राफी ने हम लोग को अलग कर रखा है, अर्थव्यवस्था ने तो अगर हम आपस में लड़ेंगे, जैसे आज हिंदू मुसलमान ईसाई लड़ रहे हैं, ऐसे तो ब्राह्मण बौद्ध जैन लड़ रहे थे, तो उसने धम्म का प्रतिपादन किया। पहला धम्म, जिसका मूल उद्देश्य था क्या? सोशल कोहेरेंस ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस। सामाजिक सद्भाव किसके आधार पर? सहिष्णुता के आधार। तीन बातें कहता है वो। पहला कहता है ओबीडियंस। तो क्या बोले? सामाजिक सद्भाव किसके आधार पर? सहिष्णुता। तीन बातें कहता है ओबीडियंस किसको? माँ बाप को। रिस्पेक्ट किसको? पुरोहितों को, चाहे वो बौद्ध हो चाहे वो ब्राह्मण हो। और तीसरी बात कहता है मर्सी। किस पे? स्लेव पर और सर्वेंट पर। तो कोई संप्रदाय नहीं था उसका, ये उसका कोई संप्रदाय नहीं है, वो कोई धर्म नहीं चला रहा है। किस चीज को बढ़ावा दे रहा? ओबीडियंस को,
सम्मान को और दया को। और जब आज्ञा, सम्मान और दया समाज में बढ़ेगी तो सामाजिक समरसता बढ़ेगी। आपको इस्लाम के बारे में नहीं पता तो आप मत बोलिए इस्लाम पे। सुन के क्यों बोल रहे हैं? आपको हिंदू धर्म के बारे में नहीं पता, मत बोलिए हिंदू धर्म पे। किसी ने आपसे कह दिया कि वो रामचंद्र जी सीता को जंगल में छोड़ा, आप उसी को पकड़ के बैठे हुए। चारों तरफ की कहानी आप जानते नहीं और रामचंद्र जी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। सम्मान करिए सबका। इतनी प्यारी चीज है सम्मान कि सम्मान के बदले डबल सम्मान दिलवाती है। समझदारों से, बेवकूफों से नहीं। दया करोगे दुआ मिलेगी। सबसे ज्यादा वो लोग धोखा खाते हैं जो माँ बाप की बात नहीं मानते। तो अपने दोस्त के साथ घर आए, तुम्हारे पापा ने देखा, तुमसे कहा कि बेटा तेज आदमी बच के रहना। अरे तुमने कहा पापा तुमको तो हर आदमी शक्ति निद्रा से दिखाई पड़ता है, मतलब अनुभव तुमसे ज्यादा है। बॉडी लैंग्वेज, चेहरा, आंखें सब स्कैन कर लेती हैं और 99% केसों में वो सही होते हैं। तुम कभी कभी देखो तुम्हारा कोई सहेली है, कोई दोस्त है, माँ के सामने बहुत अच्छा बन रहा, उसी की बुराई करते हो। जी अंकल जी, जी 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 कहते इससे तो बहुत बच के रहना, ये तो जहां तुमको मारेगा वहां पानी भी नहीं मिलेगा। क्या समझदार आदमी है, खुद तो बौद्ध है, खुद तो बौद्ध हो चुका है, लेकिन सामाजिक समरसता की बात करता है क्योंकि इसको समझ में आता है कि अनेकता में एकता का देश है। दूसरी बात, उच्च आदर्शों की स्थापना, हाई आइडियल्स, उच्च आदर्शों की स्थापना। Establishing high ideals. Example. अब चाणक्य कहता है कि राजा को एब्सोल्यूट डिस्पॉट होना चाहिए, पूर्ण निरंकुश। ये कहता नहीं, पैटर्नल डिस्पॉट होना चाहिए, पितृ निरंकुश, पिता के समान निरंकुश। तभी तो कहता है समस्त प्रजा मेरी संतान है। दूसरी बात कहता है कि राजा प्रजा का ऋणी है, ऋणी। किंग इज इंडेप्टेड टू whom? People. अब मैंने तुमसे 5 लाख रुपए उधार ले रखा है, तुम रात में 2 बजे मेरे घर आए कि भाई साहब मेरा पैसा बहुत जरूरी है, तो मैं तुमको भगा दूंगा? नहीं भगा। मांगने आए तो भले भगा दे, उधार अगर मांगे, और अगर अपना ही पैसा मांगे तो इसका एक अधिकारी है प्रतिवेदक, प्रतिवेदक उसको ये कहता है कि 24 घंटे मैं कहीं भी हूँ, कहीं भी हरम में भी हूँ, और प्रजा से संबंधित कोई मसला है उसको आके तुरंत बताओ, क्योंकि राजा प्रजा का। चौथा, धम्म महामात्रों की नियुक्ति, नए तरह के अधिकारी नियुक्त किया इसने, धम्म महामात्र, धम्म महामात्रों की नियुक्ति। प्रजा की नैतिक और सामाजिक उत्थान के लिए, अपलिफ्टमेंट ऑफ मॉरल, सोशल एंड मॉरल अपलिफ्टमेंट, नैतिक और सामाजिक उत्थान, प्रजा के नैतिक और सामाजिक उत्थान।
इंट्रोस्पेक्शन, अवलोकन, राजकीय यात्राएं, अफसरों को भेजना कि जाओ देख कर आओ फलाने राज्य की क्या स्थिति है हर 3 साल बाद। इंट्रोस्पेक्शन, अवलोकन। तीसरा व्यवहारिक विदेश नीति, प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी। धम्म मिशन, धम्म मिशन, अपनी बेटी और बेटा को भेजा कहा? श्रीलंका। किसका पैगाम लेकर? बौद्ध धर्म। इससे क्या होगा? भारत और श्रीलंका के संबंध मजबूत होंगे। श्रीलंका से क्या आता है? मसाला। मजबूत हो गए ना? चौथा प्रजा का पारलौकिक चिंतन, पारलौकिक, bothering about heavenly status of the people, heavenly। किसी राजा को और प्रजा नर्क में जाए स्वर्ग में जाए उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये कहता है कि अगर तुम अच्छे काम करना चाहता हो तुम अच्छे काम करो, इससे कि तुम्हें यहाँ तो खुशी मिले ही स्वर्ग ही मिले। ठीक? अब इस काल की जो सबसे प्रमुख चीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या हो सकती है बताओ? बताना तो नहीं तो बस यहीं पे क्लास अब खत्म हो जाएगी। इस क्लास का केंद्र बिंदु क्या होगा? जैसे लोहा है वैदिक काल का, सेकेंड अर्बनाइजेशन है 6वीं शताब्दी का, इसका क्या होगा? अपने आप को धर्म का प्रचार, पूरा काल, पूरा मौर्य काल, अशोक नहीं, पूरा मौर्य काल। बताओ। स्ट्रेंथनिंग ऑफ एम्पायर, ठीक है। और प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से समाज काफी उन्नत रहा मौर्य काल में। केंद्र बिंदु बताओ जिसके लिए काल जाना जाता है। फ्यूचरिस्टिक विजन ऑफ इकोनॉमी का भी विकास हो गया, साम्राज्य का भी विकास हो गया, दोनों को संभालना है। कौन संभालेगा? एडमिनिस्ट्रेशन। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो यहीं पर तुम देखोगे अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र का सबसे प्रमुख सिद्धांत क्या रहा? सप्तांग सिद्धांत, राज्य के 7 अंग। तो ट्राइबल असेंबली से जो कहानी शुरू हुई वो कहां पहुंची? सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग अरे सप्तांग ऐसे लिखेंगे। नहीं सर, ये उससे पहले क्या लिखा है सर? अर्थशास्त्र, अच्छा, अच्छा। सप्तांग सिद्धांत।
राज्य के सात अंक। 7 अंक। पहला राजा। राजा। इसकी खासियत क्या होगी? एब्सोल्यूट डेस्पोटिज्म, पूर्ण निरंकुशता। क्यों? क्यों? आर्मी है, स्टैंडिंग आर्मी 6 लाख की है, फिर ये भारतीय उपमहाद्वीप का राजा है, विभिन्नता में एकता का मुल्क है। अब जो कानून झारखंड में मान्य है वो गुजरात में नहीं होगा, और इसे सबको साथ में लेके चलना है, तो राजा का ही निर्णय माना जाएगा। एब्सोल्यूट डेस्पोटिज्म। दूसरा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद। इनका चयन कहां से होता था? कहां से होता था? कहां से? अमात्यों से। अमात्य मतलब सिविल सर्वेंट। तीसरा, ब्यूरोक्रेसी, सबसे इंपॉर्टेंट। तीन तरह के अधिकारी। पहला, कितने होते थे? 18 सर्वोच्च अधिकारी होते थे राज्य के। युवराज, महिषी, महिषी मतलब चीफ क्वीन, राजपुरोहित, ये सब इसमें आते थे। फिर दूसरा, 27 अध्यक्ष। 27 अध्यक्ष, इनका संबंध किससे होता था? सोसाइटी और इकोनॉमी से, क्योंकि राजनीति का मजबूत होगी, क्योंकि सोसाइटी और इकोनॉमी मजबूत होगी। इसलिए तो हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल जोड़ा गया है। बड़ा क्वेश्चन यहां से पूछता है। दक्षिणाध्यक्ष कौन है? कौन है? प्रिंट, करेंसी प्रिंट करने वाला अधिकारी। लिख लो 4-5 अध्यक्ष के नाम। लक्षणाध्यक्ष, प्रिंटिंग, करेंसी। संस्था अध्यक्ष, संस्था अध्यक्ष। मार्केटिंग इंस्पेक्टर, ब्रैकेट में लिख लो मार्केटिंग इंस्पेक्टर। पन्नी